ये जो सर्कुलर डीएनए है, ये जो सर्कुलर डीएनए है, इसे हम बोलते हैं प्लाज्मिड। ठीक है, प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड एक सर्कुलर डीएनए होता है। ये अगर मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखूं तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, और ये डीएनए जो होता है ये सर्कुलर होता है। और इस डीएनए को हम क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट करेंगे। कैसे मैनिपुलेट करने जाएंगे हम इसके अंदर, हम अपना फॉरेन जीन डाल देंगे और इसको हम बायोटेक्नोलॉजी में यूज करेंगे। देखो कैसे। अगर मैं कहूं कि ये मेरा है प्लाज्मिड, तो प्लाज्मिड जो है वो अपने आप में क्या हो गया, एक वेक्टर की तरह हो गया। वेक्टर क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि इसके अंदर अपना फॉरेन जीन हम अभी इंसर्ट करेंगे। फॉरेन जीन को देखो, अगर मैं यहां पर आपको दिखाऊं ग्रीन कलर से, तो ये हो गई आपकी कोई पर्टिकुलर फॉरेन जीन। ठीक है, ये आपकी जीन हो गई। अब आप क्या करोगे, इस फॉरेन जीन को उठा करके इस वेक्टर के अंदर डाल दोगे। तो कैसे डालोगे, कैसे डालोगे इसको, इस तरीके से। ये आपका क्या है, वेक्टर है, और इसके अंदर आपने डाल दिया अपना फॉरेन जीन। या ठीक है, इतना पोर्शन। तो अगर इसको डबल दिखाना तो डबल दिखा दो, वैसे मैंने सिंगल दिखाया है। तो अल्टीमेटली मैं यहां पे आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये कैसे पॉसिबल हुआ। ये पॉसिबल हुआ विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, जिन एंजाइम्स को हम कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन से हो गए तरीके के। ये एंजाइम्स होते हैं जो कट लगाते हैं डीएनए की प्रॉपर पर्टिकुलर पोजीशन पर। मतलब यहां पर ये इस पर्टिकुलर जगह पर हो सकता है, कट लगाएंगे एंजाइम्स, और ये फॉरेन जीन जो है पूरा डीएनए है, उसमें भी जो जीन हमें निकालनी है वहां पर कट लगाएंगे। और जब ये दोनों कट लग जाएंगे तो ये वेक्टर हमारा ओपन हो जाएगा, और वेक्टर ओपन होने के बाद वो फॉरेन जीन वहां पर आके अटैच कर जाएगी। एंड ये फिर क्या हो जाएगा, इसकी सीलिंग हो जाएगी। इसकी जो आपको कहेंगे एक तरह से ग्लू की तरह जो यहां पर एक्ट करता है, वो दूसरा एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं डीएनए लाइगेज। अब ये जो मेरा पूरा का पूरा डीएनए बना है, कौन सा वाला, प्लाज्मिड वाला, ये वाला स्ट्रक्चर जो बैक्टीरिया सेल के अंदर होता है, इस पूरे प्लाज्मिड में एक अपना फॉरेन जीन भी है। तो इसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट वर्ड क्यों आया, क्योंकि हम कॉम्बिनेशन से बना रहे हैं डीएनए और जीन की मिक्सचर से बना रहे हैं, तो इसे हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब मुझे इसकी कॉपीज बनानी है। क्यों बनानी है मुझे इसकी कॉपीज, क्योंकि ये जो फॉरेन जीन है, ये फॉरेन जीन तो इंसुलिन का था। इंसुलिन एक प्रोटीन था, अभी मैंने एग्जांपल लिया इंसुलिन का। इंसुलिन तो एक प्रोटीन था, और उस प्रोटीन के बनाने के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वही तो मैंने इस प्लाज्मिड के अंदर डाली। मेरा पर्पस यह है कि किस तरीके से मैं इस प्रोटीन को बना लूं आर्टिफिशियली बॉडी के बाहर। बनाने के लिए सबसे अच्छा ऑर्गेनिज्म कौन सा है, बैक्टीरिया सबसे अच्छा ऑर्गेनिज्म है। क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया 1 मिनट में मल्टीप्लाई करता चला जाएगा, और कितने कुछ घंटों में तो वो कितने सारे नंबरों में मल्टीप्लाई कर चुका होगा। अगर ये प्लाज्मिड है ना, इसके अंदर फॉरेन जीन है और ये अपने आप में एक डीएनए है, तो अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को उठा करके क्या मैं बैक्टीरिया की सेल में नहीं डाल दूं, जो उसका जेनेटिक मटेरियल अपना खुद का। अगर मैं इस पूरे को उठा करके इस यहां पर डाल देता हूं, जो कि मैंने इस तरीके से आपको ऑलरेडी दिखाया हुआ है, तो इस प्रोसेस को, इस स्टेप को, जहां हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए वेक्टर को, ये पूरा वेक्टर ही है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए वेक्टर प्लाज्मिड को उठा करके सेल के अंदर डालते हैं। और यहां पर जो सेल का एग्जांपल एनसीईआरटी ने दिया है वो है ई कोलाई सेल का। ई कोलाई क्या है, एक बैक्टीरिया है, एस्टरेशिया कोलाई इसका पूरा नाम होता है। इस बैक्टीरिया के अंदर हमने पूरा का पूरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाल दिया, और इस स्टेप को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन। अब क्या होगा कि ये बैक्टीरिया की सेल तो मल्टीप्लाई करेगी, जब ये नॉर्मल मल्टीप्लाई करेगी तो उस केस में क्या होगा, ये अपनी कॉपीज बनाएगी, और कुछ ही टाइम में ये अपनी थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ कॉपीज बना देगी। अब जब ये अपनी कॉपीज बनाएगी तो ये प्लाज्मिड भी तो मल्टीप्लाई करेगा। प्लाज्मिड जब तेजी से मल्टीप्लाई करेगा, इतनी कॉपीज बनेंगी, तो क्या हो रहा है, रेप्लिकेशन हो रहा है, डीएनए से डीएनए बन रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ट्रांसक्रिप्शन भी होगा, ट्रांसलेशन भी होगा, और अल्टीमेटली अलग अलग तरीके के प्रोटीन्स इस बैक्टीरिया सेल के अंदर बनते जाएंगे। जो अपने प्रोटीन्स बन रहे हैं वो तो बन ही रहे होंगे, लेकिन साथ साथ हमारे फॉरेन जीन का भी प्रोटीन बन जाएगा, मतलब इंसुलिन। और जब थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ कॉपीज बन जाएंगे बैक्टीरिया की, तो हम क्या करेंगे, इन बैक्टीरिया की सेल्स की लाइसिस करेंगे, मतलब हम लिटरली इनकी मेम्ब्रेन को ओपन करेंगे, उसमें से हम सारा का सारा प्रोटीन एक्सट्रैक्ट करेंगे। उन प्रोटीन्स में से अपना इंसुलिन वाला जो प्रोटीन है उसको हम आइसोलेट करेंगे, और इंसुलिन वाले प्रोटीन को आइसोलेट करके हम उसे प्यूरिफाई करेंगे, और प्यूरिफाई करने के बाद उसे बोतलों में भरेंगे, बोतलों में भर के मार्केट में बेचेंगे, और बन गई एक बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, तुमने खोल ली, बन गए मिलियनेयर। यही बेसिक स्टेप्स है जो मैंने इस फोटोग्राफ में भी आपको दिखाया हुआ है कि किस तरीके से फॉरेन जीन होती है, वेक्टर प्लाज्मिड होता है। ये जब दोनों मिलते हैं तो लाइगेज की प्रेजेंस में ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है, और जब उसको हम किसी सेल के अंदर डालते हैं तो उसे हम ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप कहते हैं। अल्टीमेटली उसकी कॉपी बनेगी, जितनी कॉपीज बनती जाएंगी उतना ही हमारा प्रोटीन बनता जाएगा, और वो प्रोटीन अगर इंसुलिन की फॉरेन जीन वाला है तो हमारा इंसुलिन का प्रोटीन हमें मिलता चला जाएगा। उसे हमें सिर्फ सेल की लाइसिस करके अलग से निकाल करके प्यूरिफाई करके बोतलों में भर के बेचना है। दिस इज अ बेसिक स्टेप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल। अब मैंने जीन इंसुलिन की ली थी, तुम कोई भी जीन यहां पर ले सकते हो, कोई भी फॉरेन मटेरियल यहां पर ले सकते हो जो पर्टिकुलर प्रोटीन बनाने के लिए रिस्पांसिबल है, जो ह्यूमन वेलफेयर में किस तरीके से यूज में आ सकता है, और फिर बायोटेक्नोलॉजी बेसिक प्रिंसिपल को अप्लाई करो और धड़ल्ले से अपने प्रोटीन को बनाते चले जाओ। चलो, प्रिंसिपल समझ में आ गया ना, यहां तक टॉपिक डन है। अब आ जाते हैं इसके रिस्पेक्ट में इंडिया में क्या क्या पॉइंट्स हैं जो आपको यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जानने की जरूरत है। सबसे पहला तो ये 1986 में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बनता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर बनता है। फिर वो सेटअप करता है बेसिकली एक BIRAC नाम की एजेंसी को, जिसे बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल बोलते हैं, और ये स्ट्रेटेजिक इनोवेशन एंड रिसर्च के लिए बनती है। ठीक है, अब इसमें आपको ये भी बता दूं मैं कि इंडिया अपने आप में 12 डेस्टिनेशंस, टॉप 12 डेस्टिनेशंस में आता है बायोटेक्नोलॉजी के मामले में, बायोटेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स के मामले में। लेकिन फिर भी इंडिया का जो ग्लोबल शेयर है बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल लेवल पर, वो सिर्फ 3% है। यहां पर अगर मैंने इंसुलिन बनाने की आपको टेक्निक बताई तो ये इंडस्ट्रियल लेवल पे देखा जाएगा, ये घर में नहीं बन रही है, इसकी पूरी इंडस्ट्री होगी, बायोटेक इंडस्ट्री, और वहां पर एक बड़े बड़े बायो रिएक्टर्स होते हैं, बायो रिएक्टर्स।
ये थाउजेंड्स ऑफ लीटर्स इस तरह से बड़े बड़े सिलेंडर से होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा एरेशन करने वाले बड़े बड़े जो है पंप चल रहे होते हैं हवा देने वाले, और इस तरीके के बड़े बड़े बायोरिएक्टर में बैक्टीरिया ही होता है जो क्या कर रहा है, अभी यहां पर ग्रो कर रहा है, क्योंकि तुम्हें थाउजेंड्स ऑफ लीटर्स में प्रोटीन चाहिए, तो थाउजेंड्स ऑफ लीटर्स में तुम्हें बैक्टीरिया भी ग्रो कराने पड़ेंगे, वो एक प्लेट के अंदर नहीं ग्रो कर सकते। इसलिए हम बोल रहे हैं बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, तो बायोटेक इंडस्ट्री में घुसोगे तो ऐसे ही देखते रहोगे, बड़े बड़े सिलेंडर्स होंगे, यहाँ बैक्टीरिया ग्रो कराओ, यीस्ट की सेल ग्रो कराओ, ह्यूमन सेल ग्रो कराओ, किसी भी तरीके की कोई भी फंगस ग्रो कराओ, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो इंडिया का शेयर है यहाँ पे सिर्फ 3% है, लेकिन यूएसए का शेयर अगर देखें या जापान का देखें, चाइना का देखें, तो वो शेयर थोड़ा कंपैरेटिवली ज्यादा है। यहाँ पर हमारे प्रोडक्ट जो है इंडस्ट्रियल के लेवल पर कम बनते हैं, हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी इतनी अच्छी नहीं है बायोटेक्नोलॉजी के रिस्पेक्ट में जो फॉरेन कंट्रीज, डेवलप कंट्रीज की है। इसके अलावा अगर 5 सेक्टर इंडिया के रिस्पेक्ट में देखें तो इंडिया ने इस तरीके से कैटेगराइज किया है कि एक तो बायोफार्मा आ गया, बायोफार्मा अपने आप में इंडिया बायोफार्मास्यूटिकल्स में बहुत अच्छा कर रहा है। यहाँ वैक्सीन आपको पता है पूरे वर्ल्ड के लिए हम ऑलमोस्ट वैक्सीन बना रहे हैं, ड्रग्स की डिस्कवरी के लिए भी यहाँ पर बहुत काम होता है, जेनेरिक मेडिसिन में, मेडिकल डायग्नोस्टिक डिवाइसेज में इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है। लेकिन होता यह है कि ये जेनेरिक लेवल पर कर रहा है, रिसर्च लेवल पर नहीं। किसी चीज को थोक के भाव में बनाना है वहां इंडिया बढ़िया कर रहा है, लेकिन उसकी क्या पीछे की रिसर्च है, बेसिक रिसर्च में इंडिया शॉर्टफॉल कर जाता है। दूसरा हो गया बायो सर्विसेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये दूसरा एस्पेक्ट हो गया। तीसरा है बायो एग्रीकल्चर, तो वहां पर उस सेगमेंट में हम बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। इंडिया यहां पर रिसर्च में थोड़ा पीछे है, लेकिन हाँ उसके सीड्स को ग्रो करना, फार्मर्स को वो सीड्स देना, यहां इंडिया अच्छा कर रहा है। जैसे कि इसमें जो एग्जांपल है वो बीटी कॉटन का है, मैं अभी आपको ये पढ़ाऊंगा बीटी कॉटन होता क्या है, लेकिन इसके अलावा जो बाकी क्रॉप्स हैं वो इंडिया में अभी तक अलाउ नहीं हुई है ग्रो करनी, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। देन बायो इंडस्ट्री लेवल पर हम माइक्रोब्स को यूज कर सकते हैं पेपर बनाने के लिए, पल्प बनाने के लिए, टेक्सटाइल्स में भी इसका यूज हो सकता है। और एक इंडस्ट्रियल लेवल पे इंसुलिन का एग्जांपल मैंने आपको बताया, तो डिफरेंट प्रोटीन्स के प्रोडक्ट्स के बारे में भी हम क्या कर सकते हैं, उसका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल लेवल पर कर सकते हैं। अल्टीमेटली बायो इन्फॉर्मेटिक्स या आईटी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो गया, क्योंकि कोई भी डिजाइन किसको कट करना है, डीएनए को कहां पर कट करना है, किस लेवल पे कट करना है, आंखों से तो वो चीजें दिख नहीं रही, तो उसको हम जब कंप्यूटर बेस्ड लेवल पर देखते हैं, चेक करते हैं, उसके बाद ही अप्लाई करते हैं उसको लैब के अंदर। तो वो चीज जो कंप्यूटराइज सिस्टम में हमें बताती है चीजें कैसे होनी चाहिए, कैसे नहीं होनी चाहिए, तो वो आता है आपका बायो इन्फॉर्मेटिक्स में। डिटेल में हमें अगेन इसमें नहीं जाना है। ये हो गए 5 सेगमेंट जो हमने सेक्टर डिवाइड करे हैं बायोटेक्नोलॉजी के। अब आता है सबसे बड़ा क्वेश्चन कि इंडिया में जो चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस को बायोटेक्नोलॉजी कैसे डील कर सकता है, उन चैलेंजेस को कैसे बायोटेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं उनको यूज करके, टेक्नोलॉजी को यूज करके हम उन इश्यूज को एलिमिनेट कर सकते हैं। सबसे पहला इशू है इसमें फूड सिक्योरिटी का। पॉपुलेशन हमारी कंट्री की कितनी ज्यादा है तुम्हें पता ही है, बढ़ रही है, और जब इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उस हिसाब से एग्रीकल्चर लैंड तो बढ़ नहीं रही, इनफैक्ट और उल्टा अर्बनाइजेशन हो रहा है। तो उस केस में जो यील्ड है, उस यील्ड को हमें बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए हम ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आए 60s एंड 70s में। ऑब्वियसली यील्ड तो बढ़ गई, लेकिन उसके साथ साथ चैलेंजेस और भी ज्यादा आ गए, जैसे कि केमिकल्स का यूज होना, फर्टिलाइजर्स का यूज होना, और उसके साथ साथ पॉल्यूशन होना सॉइल का। ये सब आप ऑलरेडी जीएस में पढ़ चुके हैं, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन लेकर के आता है इन चीजों के लिए। जैसे कि इसमें एक एग्जांपल देते हैं, तो अगर हम देखें तो हमारे जो क्रॉप्स हैं वो किसी भी तरीके के पेस्ट से, किसी भी तरीके के इंसेक्ट से रेजिस्टेंट हो सकते हैं अगर हम बायोटेक्नोलॉजी टूल्स यूज करें। बीटी कॉटन यहाँ पर एक एग्जांपल है, मैं भी शेयर करूंगा, डिस्कस करूंगा। उसके अलावा स्ट्रेस, जो भी ए बायोटिक स्ट्रेस है, टेम्परेचर का स्ट्रेस है, फ्लड्स, ड्रॉट्स, मैंने अभी बताया था, उन सभी स्ट्रेस को हम क्रॉप के अंदर एलिमिनेट कर सकते हैं। एक चीज जो और अच्छी हम कर सकते हैं वो है किसी भी तरीके का न्यूट्रिएंट से हम क्या कर दें, उसको एनरिच कर दें अपने फूड को। यहां पे देखो 2 फोटो दिख रही है आपको, ये राइस की फोटोग्राफ है। ये वाला जो राइस है ये नॉर्मल आपका राइस है, लेकिन ये वाला जो राइस है ये आपका गोल्डन राइस है। ये थोड़ा गोल्डन कलर का दिख रहा है, ठीक है। ये गोल्डन राइस जो होता है, ये गोल्डन इस वजह से होता है क्योंकि इसके अंदर बीटा कैरोटीन नाम का प्रोटीन है जो विटामिन ए बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब सोच इतनी है कि अगर राइस लोग खा ही रहे हैं तो राइस खाते खाते क्यों ना उनकी बॉडी में विटामिन ए भी चला जाए और विटामिन ए की डेफिशिएंसी उनकी बॉडी में ना रहे। क्लियर? तो ये आपका हो गया गोल्डन राइस एग्जांपल, और ये एग्जांपल बायोटेक्नोलॉजी क्रॉप का है। कैसे बना, कैसे नहीं बना, ये अभी हमें नहीं समझना। प्रिंसिपल बेसिक मैंने तुम्हें बता दिया कि जीन निकालनी है, डालनी है, और किस तरह से हम उसको बना सकते हैं। वहां पर मैंने बैक्टीरिया की सेल ली थी, आप किसी क्रॉप के अंदर भी ये जीन इंसर्ट कर सकते हैं, किसी प्लांट के अंदर भी इंसर्ट कर सकते हैं, किसी एनिमल के अंदर भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो अब अगर मैं बोलूं मेरा क्रॉप किसी तरीके के पेस्ट से रेजिस्टेंट हो जाता है तो उसका एग्जाम्पल बीटी कॉटन या बीटी ब्रिंजल है। बीटी कॉर्न भी होता है, कॉर्न मक्का है ना, कॉर्नफ्लेक्स आते हैं ना, वही वाला बीटी कॉर्न। तो ये कॉर्न या ब्रिंजल हमारी कंट्री में अलाउड नहीं है अभी, बीटी कॉटन अलाउड है, ठीक है। कॉटन हम खाते नहीं है, पहनते हैं, तो इसलिए वो अलाउड है, ठीक है। ये आपका पहला चैलेंज है जो मैंने फूड सिक्योरिटी का बताया। इसकी वजह से क्या होगा, यील्ड बढ़ेगी, खाने की वेस्टेज नहीं होगी, और क्योंकि उसकी वेस्टेज नहीं होगी, यील्ड बढ़ेगी, तो हमारी कंट्री में फूड की सिक्योरिटी रहेगी। दूसरा आता है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट आपको पता है किस तरह से चेंज कर रहा है। यहां पर आपका जो कार्बन है उसका एमिशन अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉज है। फर्टिलाइजर्स का भी बहुत ज्यादा यूज होता है हमारी कंट्री में, तो क्यों ना हम ऐसे क्रॉप्स बनाएं जहां बायो फर्टिलाइजर्स यूज हो, बायोटेक्नोलॉजी उसमें एप्लीकेशन उसकी हो इस तरीके से कि केमिकल्स का यूज मिनिमल कर सके हम, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग आपको पता ही है जिसमें हम केमिकल्स का यूज मिनिमाइज कर देते हैं, और इस तरीके से हम क्लाइमेट को भी कहीं ना कहीं सेव कर सकते हैं। ये एक एग्जांपल बताया मैंने, बाकी और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं जहां सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए यूज किया सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी को, और इनफैक्ट एयर पॉल्यूशन को भी कंट्रोल करने के लिए कैसे हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। ये अलग अलग एप्लीकेशंस हैं, लेट्स नॉट गो इनटू दैट डिटेल।
तीसरा है डिजीजेज। अब कोरोना एक डिजीज आई, मार्केट में डिजीजेज तो आई जा रही हैं, कोई ना कोई कभी ना कभी डिजीज आएगी। पहले स्वाइन फ्लू आ गया था, उससे पहले निपा वायरस आ गया था। ये इस तरीके से सीक्वेंस है, यहाँ पे नई डिजीजेज आई रही हैं और उन नई डिजीजेज की क्या होती है, उसकी रिसर्च होना, उसके रिस्पेक्ट में वैक्सीन बनाना, एंटीबायोटिक्स को हमें बनाना, ये सब चीजें कहां से हो रही हैं, बायोटेक्नोलॉजी ही अगेन उसमें इन इश्यूज को हैंडल करने के लिए कैपेसिटी रखता है। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट आता है आपका बायो एनर्जी का। ठीक है, अच्छा यहां पर एक पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया भी होते हैं। इसमें क्या होता है, इसका मतलब बताए थे जल्दी से। एंटीबायोटिक्स आप लिए जा रहे हो, आप डॉक्टर पे नहीं जाते और कहते 500 रुपये बच जाएंगे, मैं काम करता हूँ, गले में दर्द ही तो है, एंटीबायोटिक खा लेता हूँ। जब लोग इस तरीके से एंटीबायोटिक्स खाना शुरू करते हैं और बेधड़क खाते चले जाते हैं तो उनकी बॉडी क्या होती है, रेजिस्टेंट हो जाती है। क्योंकि वो बैक्टीरिया जो है, वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया कहता है मार लो जितना मारना था, अब तो मैं ढीठ हो चुका हूँ, अब तो मैं बिल्कुल भी अड़ियल हो चुका हूँ और मरूंगा नहीं। किसी बच्चे को आप 4 चांटे मार देते हो और उसको बोलते हो तुम मेरी बात सुनो, कल 6 चांटे मारोगे, 8 चांटे मारोगे, एक दिन वो बोलेगा कितने मार लो, मैं तो अपने मन की ही करूंगा। तो क्या ये सही तरीका है? आंसर इज दिस इज नॉट द राइट वे। लेकिन क्या करें, 2-3 तो लगाने ही पड़ते हैं। तो तुम अब फंस लो इस बात पे चाहे, लेकिन पॉइंट ये है कि एंटीबायोटिक्स का अगर हम एक्सेसिवली यूज करते चले जाएं तो हमारा बैक्टीरिया भी क्या हो जाता है, रेजिस्टेंट हो जाता है उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक से। और ये प्रॉब्लम हमें दिख रही है क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं अब वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, उनके अंदर म्यूटेशंस हो रही हैं, वो अपने आप को चेंज कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं एनवायरमेंट के हिसाब से। और जितनी तेजी से ड्रग्स की डिस्कवरी होनी चाहिए उतनी डिस्कवरी हो भी नहीं रही है। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अपने आप में एक प्रॉपर टॉपिक है आपके लिए, मेंस में इस पे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, एग्जांपल की तरह बता देता हूं मैं कि हम धड़ल्ले से सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं, केमिकली तो है। अगर उस सैनिटाइजर को आप यूज करे जा रहे हो और बेफालतू में सैनिटाइजर सब जगह आप क्या कर रहे हो, स्प्रे करे जा रहे हो, तो एट द एंड क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी हैं, सिर्फ कोरोना की बात नहीं हो रही यहाँ पर, अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हैं, वो क्या होंगे, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है उस सैनिटाइजर से, केमिकल से रेजिस्टेंट हो जाए। तो अपने आप में इशू हो जाएगा एक। ठीक है, तो ये अपने आप में अलग से टॉपिक पढ़ने की जरूरत है। फिलहाल मैंने शॉर्ट में यहाँ बता दिया है कि इस तरीके के डिजीज को टैकल करने के लिए जो इशू का सॉल्यूशन है वो बायोटेक्नोलॉजी के पास है। देन बायो एनर्जी। एनर्जी अपने आप में एक बहुत बड़ा फील्ड है। जिस कंट्री की एनर्जीज के रिसोर्सेज होते हैं उसका डेवलपमेंट होता ही होता है। ये आपको पता है कि जितनी भी अर्बन जो आपकी वो वाली कंट्रीज है, वेस्ट एशिया वाली कंट्रीज है ना, जहां पर क्या है कि ऑयल के खदान थे और आज भी हैं बहुत से, तो कुछ तो खाली भी हो गए, लेकिन किस तरीके से उन कंट्रीज की पूरी इकोनॉमी उस ऑयल पर डिपेंडेंट है। कोल हो, सोलर पावर हो, तो इंडिया इस सोलर पावर के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है, एसोसिएशन बना चुका है, आपको नाम भी पता होगा, और वो कंट्रीज को उसमें जोड़ रहा है। और इंडिया इसको सोलर एनर्जी को क्या कर रहा है, अपलिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है, उसको आगे पुश करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक एनर्जी और निकल के आती है और वो एनर्जी आती है बायोफ्यूल्स की। क्योंकि पेट्रोल हो या डीजल, ये तो धीरे धीरे फॉसिल्स खत्म हो ही रहे हैं, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इनकी रिक्वायरमेंट थोड़ी ना खत्म हो जाएगी। तो हम क्यों ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करें, प्लांट्स को यूज करें, ताकि हम फ्यूल बना सके। और उस लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनने वाले फ्यूल को हम क्या बोल रहे हैं, बायोफ्यूल। इसमें 2 कैटेगरी आती है, एक आती है बायो इथेनॉल की, बायो इथेनॉल, और दूसरी कैटेगरी आती है बायोडीजल की। ठीक है, तो ये अब आपका ऊपर मैं छोड़ता हूं कि आप इसको पूरी डिटेल में कैसे पढ़ते हैं। मैं बस यहां पर शॉर्ट में ये बता देता हूं कि ये जो बायोफ्यूल है ये अलग अलग तरीके के जो फीड स्टॉक्स हैं उससे हमें कहीं ना कहीं बचा रहा है। क्योंकि हम लकड़ियां काट काट के बर्न करें उससे अच्छा है कि हम बायोफ्यूल्स को यूज कर लें। देन हम फोटोसिंथेसिस जो प्लांट्स कर रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में देखें तो क्यों ना हम इन बेसिक जो प्लांट्स हैं अगर हम इनको क्या कर रहे हैं, इनको यूटिलाइज कर रहे हैं बायोफ्यूल बनाने के लिए, तो ये जो प्लांट्स हैं ये मरेंगे नहीं। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं यहां पर, तो ये जो बायोफ्यूल्स हैं ये कैसे बन सकते हैं, ये बन सकते हैं सबसे पहले तो हम किसी भी तरीके के वेजिटेबल ऑयल को ले सकते हैं, है ना। ऑयल को हम क्या करते हैं, अगर आपको डीजल बनाना है तो वेजिटेबल ऑयल की ट्रांस एस्टेरिफिकेशन टेक्निक से उसे बायोडीजल में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन फिर क्वेश्चन आया कि भाई लोगों को खाने के लिए ही ऑयल नहीं है, खाना बनाने के लिए जो पकाने के लिए ऑयल की रिक्वायरमेंट है, ऑलरेडी कंट्री इंपोर्ट करता है कितना ज्यादा ऑयल, तो ये तो सही तरीका नहीं है हमारी कंट्री के रिस्पेक्ट में। और थ्रू आउट द वर्ल्ड भी वेजिटेबल ऑयल की जो रिक्वायरमेंट है वो ह्यूमंस के लिए बहुत ज्यादा है, उसको हम बायो इथेनॉल बनाने के लिए या बायोडीजल बनाने के लिए, पर्टिकुलरली बायोडीजल बनाने के लिए यूज हम नहीं कर सकते। तो ये आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। इसके बाद आए प्लांट्स। एक तरीके के प्लांट्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं जेट्रोपा प्लांट्स। ये वो वाले प्लांट्स हैं जो एडिबल प्लांट्स तो नहीं है, इंसान उन्हें नहीं खाता, तो क्यों ना हम इन प्लांट से इन डीजल को, बायोडीजल को बना ले और इस तरीके के जो है हम फ्यूल्स को बनाने की कोशिश करें। फिर क्वेश्चन ये है कि भाई इन प्लांट्स को ग्रो कहां कराओगे, पहले ही एग्रीकल्चर लैंड कम है और इस तरीके से जो प्लांट जो एडिबल भी नहीं है इन्हें ग्रो कराने लगोगे तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओनली आईएएस।